हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आते हैं पॉइंट पे। अभी इस वीडियो में हम इसके पहले वाला कंप्लीट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, परमाणु की संरचना, और इसमें हम लोग सीखेंगे नाभिक की संरचना क्या होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स का तीसरा लेसन है। सभी वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। एक एक वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। मेरी कोशिश है कि कम समय में एक एक वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड करें, समझाएं। रिवीजन की दृष्टि से द बेस्ट चैनल होगा, सबसे आसान भाषा में और सबसे कम समय में आपको एक एक बात बताई जाएगी, इसलिए आप ध्यान से इस बात को सुनिए। चलिए, इसमें लगभग 10 बातें हम लोग को सीखनी है। वो 10 बातें कौन कौन सी है आपको मैं बता दूं। सबसे पहला चीज़, यहाँ 1 नंबर आप देखेंगे तो यहाँ 1 नंबर जो कंडीशन आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 नंबर, यहाँ नाभिक की संरचना कैसे होगी। उसके बाद नाभिक का अमाप, इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। आगे परमाणु द्रव्यमान पर मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आगे हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रेडियो सक्रियता क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ नियंत्रित एवं नियंत्रित श्रृंखला के बारे में जानेंगे। नाभिकीय भट्ठी क्या है, और 10 नंबर नाभिकीय संलयन के बारे में जानेंगे। इसमें आप लोग 11th में भी बहुत सारी चीज़ पढ़ लिए होंगे। 11th के जो लेसन है परमाणु की संरचना, उसमें एक एक चीज़ इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, और 9th क्लास में भी बहुत कुछ आपको मिला होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे नाभिक से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले कुछ बात इसमें आप जानिए। परमाणु के केंद्र पर उपस्थित सूक्ष्म भाग जो होता है उसी को नाभिक कहा जाता है। नाभिक यहाँ से कोई पूछे कि किसको बोलेंगे, तो आप बता सकते हैं कि परमाणु के केंद्र पर उपस्थित सूक्ष्म भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक किसको बोलेंगे, परमाणु के केंद्र पर जो सूक्ष्म भाग होता है वही नाभिक कहलाता है। आगे वाले कंडीशन पर यदि हम चलें तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। यहाँ से कोई पूछ सकता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कहाँ होता है, तो उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर आपको रॉकेट के जैसा देना है, 1 मिनट भी ना लगे उसके आंसर। आगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। आगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को कॉमन रूप से न्यूक्लियन भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियन किसको बोलेंगे, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, आगे एक नेक्स्ट कंडीशन पर यदि हम बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा कि यहाँ पे नाभिक का आकार, यहाँ पे नाभिक का आकार कितना होता है, याद रखना है 10 के पावर -15 मीटर की कोटि का होता है नाभिक का आकार। अब परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर की कोटि का होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपको मिल सकता है, कोई पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार से कितना गुना बड़ा होता है, तो याद रखिएगा 10 के पावर 5 मीटर गुना अधिक होता है। किसका, परमाणु का आकार, किसके आकार की तुलना में, नाभिक के आकार की तुलना में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको एक एक बात लिख लेना है और खूब बढ़िया से इसको बार बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया है, सत्य रक्षते धर्मेण विद्या युगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम कुलवृत्तेन रक्षते। यानी इसको बस में करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, बार बार अभ्यास करने से ही आएगा। ठीक है, अभ्यास से आप किसी भी चीज़ को आसान कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, बार बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट कंडीशन पर यदि आप बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी एक लाइन में परिभाषा हम बता सकें, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को परमाणु संख्या बोला जाता है, और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ याद रखिए, तीनों बराबर होता है, ई बराबर या जेड बराबर ई बराबर पी। ये तीनों जितना, यानी पी और जेड तो दोनों सेम होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके आगे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या किसको बोलेंगे।
तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या यानी P+N द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये चीज़ याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या को किस तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि A और Z, यानी यहाँ ऊपर होगा परमाणु, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या और यहाँ पे परमाणु संख्या होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट इसको करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए और देखिए, आपको समझ में आएगा। आगे नेक्स्ट बात पर ध्यान देना है, समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो एकदम सिंपल परिभाषा, ऐसे तत्व तो जिनका परमाणु क्रमांक समान तो हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। क्या चीज़, परमाणु क्रमांक यानी Z समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी A समान न हो, उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, समान है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला समान नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। ठीक है, हाइड्रोजन समस्थानिक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे समस्थानिक नहीं, ये समभारिक होगा। इसके बाद जो ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप समभारिक कर लीजिएगा, समभारिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक असमान हो, क्रमांक क्या हो, असमान हो, लेकिन अब क्या चीज़, द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाता है। तो यहाँ पे समभारिक यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से। इसमें ये क्या है, क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये इसका अलग अलग होगा, एक का 6 और एक का 7 है। यहाँ से आप खूब बढ़िया से इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं, एकदम सिंपल और इजी है। यहाँ से खूब बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट भी लेके और इसको लिख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में इस लेसन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बार बार देखिए, सुनिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ आप सम न्यूट्रॉनिक्स, इसको तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान होगा। ठीक है, यानी आप 13 में से 6 घटाइए तो कितना बचेगा, 13 - 6 तो 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 14 - 7 कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ भी 7 बचेगा। तो ये क्या है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ये 7 है। ठीक है, कभी भी तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर, प्रतीप या दर्पण नाभिक किसको बोलेंगे, तो ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या ए क्या हो, समान हो, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परस्पर परिवर्तित हो, अर्थात एक में न्यूट्रॉन की संख्या दूसरे में प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो। यानी यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी, यहाँ का Z कितना है, 3, और यहाँ का Z कितना है, 4, लेकिन यहाँ का N 4 और यहाँ के, तो यानी इसका N इसके Z के बराबर है, इसका N इसके Z के बराबर है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण नाभिक बोला जाता है। आप खूब बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा और बार बार कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट पे हम बात करें तो यहाँ पे सम अवयवी या आइसोमर्स, इसको कैसे बोलेंगे, तो ये ऐसे नाभिक हैं जिनमें प्रत्येक का ए और जेड दोनों समान होता है। ठीक है, क्या क्या, ए और जेड दोनों का होता है, समान होता है। ए माने परमाणु द्रव्यमान संख्या और जेड माने परमाणु संख्या। ठीक है, किंतु रेडियो एक्टिव गुण, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव का गुण आगे हम आपको पढ़ाएंगे, अल्फा बीटा गामा उससे निकलेगा। तो ये जो रेडियो एक्टिव गुण अर्ध आयु नाभिकीय ऊर्जा अवस्था विभिन्न भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न है, तो उसी को क्या बोलेंगे, आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसको किस तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि स्टार आपने देखा है, इसी तरीक़े से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नाभिक की अमाप की यदि बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 वैज्ञानिक थे, गाइगर अमारसन के। ठीक है, तो अल्फा कणों का जो प्रहार कराया गया स्वर्ण पत्र पर, तो वहाँ से कुछ बातें मिली। सबसे नाभिक का माप, ठीक है, स्वर्ण पत्र के लिए यदि देखा जाए तो नाभिक का माप यही होता है 4 × 10⁻⁻14 मीटर।
से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ दूरी कितना होना चाहिए, तो ये 5.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अल्फा कण की स्वर्ण नाभिक के लिए निकटतम दूरी कितनी होती है, तो दूरी ये चीज़ आपको मैंने अभी बताया, और इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका इसका रेडियस ज्ञात करना है। तो आपके पास ए होना चाहिए, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और यहाँ पे आर नॉट है, आर नॉट है, तो आर नॉट क्या है, आर नॉट यहाँ पे नियतांक है, और इस नियतांक का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि आर नॉट का मान यही होता है, याद रखना है, ठीक है। कि त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, नाभि की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये आर नॉट है, और इसका संख्यात्मक मान कितना है आपके सामने है, आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या है, फॉर्मूला ये मान रखेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी तुरंत आपको बताया गया था कि यहाँ परमाणु की त्रिज्या कितनी कोटि की होती है, ये 10⁻⁻10 कोटि की होती है, जो नाभिक की त्रिज्या का लगभग इतना होती है ना, तब इतना बड़ा होती है, ठीक है। अब नाभिक की आयतन कैसे ज्ञात करेंगे उस पर बात करेंगे। तो नाभिक के आयतन के लिए मैं आपको बता दूं, नाभिक का आयतन ज्ञात करने के लिए यदि नाभिक की त्रिज्या आर हो तो गोलाकार नाभिक गोला के आकार का होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद ही होगा। तो इसमें क्या करना है, अभी आर का मान मैंने तुरंत निकाला था, यहाँ पे आपको आर का मान रख देना है, और इस तरीके से इसका आयतन निकल जाएगा, किसका, नाभिक का आयतन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि नाभिक का जो आयतन होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, भी जो होता है ना वो ए के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यही बात यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अतः नाभिक का आयतन इसकी द्रव्यमान संख्या यानी ए के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और यहाँ पे नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। यहाँ से भी एक बात पूछा जा सकता है कि घनत्व जो है द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो नहीं करता है, ठीक है। ये भी आपको बात, ठीक है। सभी नाभिकों के लिए इसका मान समान होता है, किसका मान, घनत्व ए पर निर्भर नहीं करता है, तथा सभी नाभिकों के लिए इसका मान क्या होता है, समान होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि ये परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर आपको ध्यान से देखना है। तो न्यूक्लियर नाभिक के द्रव्यमान को यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि, ठीक है, न्यूक्लियन और नाभिक के द्रव्यमान को मापित करने के लिए निर्धारित मात्रक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है, ठीक है। और इसको AMU से एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे एक दो बातें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे 1 यानी 1 AMU जो है कार्बन परमाणु के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये कार्बन परमाणु जो है उसके 12वें भाग को क्या कहा जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरीक़े से कार्बन परमाणु का जो भी द्रव्यमान है उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अगर AMU किसके बराबर, तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12 माने 12 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, और आप पढ़े भी होंगे, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 AMU कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1 AMU किसके बराबर होता है, तो याद रखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर किसके बताइए, 1.6605 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से 2-3 बातें और भी आपको याद कर लेनी है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना है इतना होता है। AMU में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये भी दोनों बात आपको याद रखना है, इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ेगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना, तो इसको कैसे करेंगे AMU में, तो याद रखिएगा फार्मूला आइंस्टाइन का तो सबको पता ही, बराबर mc²। अब m का मान हमारे पास 1 AMU है, जो किसके बराबर होता है, तो 1.66 × 10⁻27 के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। c का मान सब लोगों को पता है, प्रकाश के चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। e का मान भी आपके सामने मौजूद है। तो ठीक है, अब इसमें से दो चीज़ हमारे पास, हम चाहें तो अगर दो को ये दिया है तो ये निकाल सकते हैं, मैंने कोई भी दो क्वांटिटी हो तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए अब ये चीज़ आपको याद रखना है,
ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना है आपको कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे दिया गया है एनर्जी कितना 931.5, ये सब बराबर होता है, ई किसके 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।